तो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो चुका है और अब सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि इसमें सफल होने के लिए आखिर क्या करना था। आज हम सिर्फ जवाबों को नहीं देखेंगे बल्कि उस पैटर्न को डिकोड करेंगे जो टॉपर्स को बाकियों से अलग करता है। चलिए इस पेपर की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सफलता का सीक्रेट क्या है? क्या सिर्फ रट्टा मारना काफी है? बिल्कुल नहीं। असली खेल तो पैटर्न को समझने का है, ये जानने का कि सवाल पूछे क्यों गए, उनके पीछे का लॉजिक क्या था। चलिए देखते हैं कि इस पेपर ने उम्मीदवारों को कैसे परखा। हम इस पेपर को 3 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। पहला, करंट अफेयर्स यानी हाल फिलहाल की घटनाओं पर कितनी पकड़ है। दूसरा हिस्सा है कोर साइंस, जहां बेसिक कॉन्सेप्ट्स चेक किए गए। और तीसरा, अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स, जहां दिमाग और कैलकुलेशन दोनों का टेस्ट हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स से। देखिए, ये सेक्शन सिर्फ ये नहीं चेक करता कि खबरें याद हैं या नहीं। असली टेस्ट इस बात का है कि देश और दुनिया में जो बड़ी चीजें हो रही हैं, उनका महत्व कितना समझा जाता है। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या था। पहला ही सवाल सीधा इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ। ऑपरेशन ब्रह्मा मार्च 2025 में काफी चर्चा में था। ये सवाल ये है कि आखिर भारत ने ये ऑपरेशन चलाया ही क्यों था? और इसका जवाब है, ये म्यांमार में एक बड़े भयानक भूकंप के बाद भारत का एक ह्यूमैनिटेरियन मिशन था। देखिए, ये सवाल साफ बताता है कि जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस और भारत की पड़ोसी पहले की नीति पर नजर रखना कितना जरूरी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेशनल रैंकिंग्स पर। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण पब्लिकेशन है ये। तो एग्जाम में पूछा गया कि लोगों को इंसाफ दिलाने के मामले में देश का नंबर 1 स्टेट कौन सा है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, कर्नाटक टॉप पर है, उसके ठीक पीछे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये स्लाइड सिर्फ सही जवाब ही नहीं बता रहे, बल्कि ये भी हाईलाइट कर रही है कि नेशनल रिपोर्ट्स और इंडेक्स को फॉलो करना कितना क्रिटिकल है। चलिए अब जरा इकोनॉमी की बात करते हैं। ये सवाल एक बहुत बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था। इससे साफ पता चलता है कि एग्जाम सेट करने वालों की नजर देश में हो रहे बड़े इकोनॉमिक बदलावों पर भी है। $1.5 बिलियन, सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। और ये नंबर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है। इससे साफ है कि एग्जाम में ऐसे बड़े इकोनॉमिक फिगर्स पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं जनरल साइंस की तरफ। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे एग्जाम ने सिर्फ रट्टाफिकेशन से आगे जाकर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की समझ को परखा। बायोलॉजी से एक क्लासिक सवाल, यहाँ रिप्रोडक्शन के एक खास तरीके यानी बाइनरी फिजन के बारे में पूछा गया है। सिंपल शब्दों में इन ऑप्शंस में से कौन सा जीव खुद को 2 हिस्सों में बांटकर अपनी संख्या बढ़ाता है? सही जवाब है लीशमेनिया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने वाली है। सिर्फ बाइनरी फिशन नहीं, बल्कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। ये जो एक्स्ट्रा डिटेल है ना, यही दिखाता है कि टॉपिक की गहरी समझ कितनी जरूरी है। अब ये देखिए, ये एक कंसेप्चुअल सवाल है। ये क्या नहीं पूछ रहा, बल्कि क्यों पूछ रहा है। सवाल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के इवोल्यूशनरी एडवांटेज के बारे में है, मतलब थोड़ा गहरा सोचना पड़ेगा। तो इसका कोर आइडिया क्या है? जेनेटिक वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बस क्लोन बनते हैं एक जैसे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है, जिससे स्पीशीज बदलते एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाती है, सरवाइव कर पाती है। यही है सर्वाइवल की चाबी। बायोलॉजी से एक और बड़ा मजेदार फैक्ट, इंसानों में तो जेंडर जेनेटिक्स से डिसाइड होता है ना? लेकिन कई रेप्टाइल्स में एक बाहरी फैक्टर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्या हो सकता है वो फैक्टर? जवाब है टेम्परेचर। हाँ, गर्मी। और इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म भी है, TSD, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। इससे पता चलता है कि एग्जाम में स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी की भी वैल्यू है। ओके, अब आते हैं पेपर के उस हिस्से पर जो शायद सबसे चैलेंजिंग था। यहाँ सिर्फ फैक्ट्स जानना काफी नहीं था। इन सवालों के लिए एनालिसिस, लॉजिक और कैलकुलेशन तीनों की जरूरत थी। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना था। अब देखिए केमिस्ट्री का एक क्लासिक असर्शन रीजन वाला सवाल। यहाँ एक सिंपल सी बात कही गई है, जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। बिल्कुल आसान सी जानकारी लगती है, पर यही एक बड़े केमिकल प्रिंसिपल का दरवाजा खोलती है। और ये रहा वो प्रिंसिपल, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का ABC है, बिल्कुल बेसिक रूल।
क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को उसके कंपाउंड से धक्का देकर बाहर निकाल देगा। सिंपल। तो यहाँ असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब फिजिक्स की एक प्रॉब्लम, ये प्रेशर, फोर्स और एरिया के बीच का कनेक्शन टेस्ट करती है। ये वही फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसकी वजह से एक कील की नोक हमेशा नुकीली होती है। सोचा है कभी? जवाब एकदम सीधा है, प्रेशर बढ़ेगा। फॉर्मूला P = F/A साफ बताता है कि प्रेशर और एरिया का रिश्ता उल्टा है, इनवर्स रिलेशन। तो जब एरिया कम होगा, प्रेशर को तो बढ़ना ही है। लॉजिक अप्लाई करने का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और आखिर में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के लिए आइए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। पहला स्टेप, सही फॉर्मूला V = W/Q। फिर वैल्यूज डालते हैं। W की जगह 30 जूल्स और Q की जगह 1.5 कूलम। और बस सिंपल कैलकुलेशन के बाद आंसर आता है 20 वोल्ट्स। देखा, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से ऐसे सवाल कितने आसान हो जाते हैं। तो इस पूरे पेपर को डिकोड करने के बाद आखिर हमने क्या सीखा? चलिए सारे इंपॉर्टेंट टेकअवेज को एक साथ आखिर में समेट लेते हैं। तो साफ है, इस एग्जाम में सक्सेस के लिए 3 फ्रंट्स पर तैयार रहना होगा। करंट अफेयर्स, साइंस के कोर प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिकल लॉजिक। मतलब तैयारी का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि उसे आखिर यूज कैसे करना है ये सीखना है। याद रखिए, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये लॉजिकल थिंकिंग का टेस्ट है। नमस्कार, आज हम लोग सिर्फ एक एग्जाम पेपर नहीं देखने वाले, बल्कि RRB ग्रुप D एग्जाम को क्रैक करने का फॉर्मूला समझने वाले हैं। तो आखिर 4 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के पेपर में ऐसा क्या खास था? देखिए, यहाँ हम सिर्फ सवालों की लिस्ट नहीं बनाएंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेपर सेट करने वालों का माइंड सेट क्या था, ताकि आगे की तैयारी और भी सॉलिड हो। इस पूरे एनालिसिस को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। करंट अफेयर्स, फिर इंडिया की स्कीम्स और पॉलिटिक्स, साइंस में फिजिक्स और बायोकेम, और सबसे आखिर में तैयारी के लिए एक सॉलिड ब्लूप्रिंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स। ये सेक्शन सिर्फ न्यूज हेडलाइंस रटने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि देश और दुनिया में वो कौन सी चीजें हो रही हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। सवाल सीधा इंडिया नेपाल रिलेशन से था, सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। और पता इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सवाल पहले भी आ चुका है। इससे साफ पता चलता है कि जो इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं वो एक हॉट टॉपिक हैं और उन पर नजर रखनी ही पड़ेगी। यहाँ एक और पैटर्न पर गौर करते हैं। फोकस सिर्फ इंडियन एथलीट्स पर नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल स्टार्स पर भी था, जैसे पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम और नॉर्वे के चेस के माइस्ट्रो मैग्नस कार्लसन। मतलब साफ है, ग्लोबल स्पोर्ट्स सीन पर भी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और बात सिर्फ खेल की नहीं है, कान फिल्म फेस्टिवल जैसे कल्चरल इवेंट्स, हैदराबाद में हुआ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट और रशिया यूक्रेन के बीच टर्की की मध्यस्थता, ये सब दिखाता है कि अलग अलग फील्ड्स की बड़ी खबरों पर नजर रखना कितना जरूरी है। तो जैसे हमने ग्लोबल इवेंट्स देखे, उतना ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के अंदर चल रही स्कीम्स और पॉलिटिक्स को समझना। आइए देखते हैं कि इस सेक्शन से क्या क्या सवाल बने। महिला आरोग्यम कक्ष जैसे इनिशिएटिव्स पर सवाल, ये एक क्लियर सिग्नल है। जो भी नई सरकारी योजनाएं आ रही हैं, खासकर सोशल वेलफेयर से जुड़ी, उनके बारे में A to Z पता होना चाहिए। और हाँ, सिर्फ योजनाओं के नाम याद करने से काम नहीं चलेगा, नंबर्स भी इम्पोर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है खेलो इंडिया प्रोग्राम का बजट एलोकेशन। इस चार्ट में देखें तो साफ दिख रहा है कि बजट 800 करोड़ से सीधे 1000 करोड़ हो गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज का पता चलता है। अब यहाँ सवाल पूछने का एक क्लेवर तरीका देखते हैं। 4x400 मीटर रिले टीम के मेंबर्स के नाम दिए गए और पूछा गया कि इनमें से कौन टीम का हिस्सा नहीं है, मतलब स्पॉट द ऑड वन आउट वाला गेम। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ टीम के मेंबर्स के नाम रटना काफी नहीं है, ये भी पता होना चाहिए कि कौन नहीं था। ये सीधे सीधे अटेंशन टू डिटेल का टेस्ट है। चलिए अब साइंस की तरफ चलते हैं। और यहाँ एक बात साफ थी, रट्टा मारने से ज्यादा जरूरी था कॉन्सेप्ट्स को समझना और उन्हें अप्लाई करना। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, यानी निकट और दूरदृष्टि दोष, ये एक और रिपीटेड टॉपिक था। इससे यही सबक मिलता है कि फिजिक्स के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि ऑप्टिक्स, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। और ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है,
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आना चाहिए। जैसे यहाँ फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में बदलना और फिर P=1/f फॉर्मूला लगाकर पावर कैलकुलेट करना। ये स्टेप्स आने ही चाहिए। और कभी-कभी तो बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आते हैं फंडामेंटल रूल्स पर, जैसे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। बस इतना पता होना था कि ये किसके लिए यूज होता है। सिंपल, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करने के लिए। तो फिजिक्स से आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पर। यहाँ लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक से जुड़े सवाल पूछे गए। तो इस टेबल में कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। केमिस्ट्री में कार्बन की केन बनाने की प्रॉपर्टी यानी कैटेनेशन, और बायोलॉजी में पौधों की लंबाई बढ़ाने वाला एपिकल मेरिस्टेम। इससे टॉपिक्स की वैरायटी साफ दिखती है। केमिस्ट्री में कुछ चीजें तो बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। ये एकदम डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल था। तो हमने सारे सवाल देख लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस सब का मतलब क्या है? आगे की तैयारी का ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? तो ये रहा ब्लूप्रिंट। एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी होगी। फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज से लेकर सरकारी स्कीम्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स तक सब कुछ कवर करना है। और हाँ, एक चीज बिल्कुल नहीं भूलनी, पुराने सवाल रिपीट होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, किसी एग्जाम पेपर को एनालाइज करना एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ने जैसा है। पॉइंट ये नहीं कि क्या पूछा गया था, पॉइंट ये है कि आगे क्या पूछा जा सकता है। तो इस पूरे ब्रेकडाउन के बाद सबसे टॉप प्रायोरिटी पर कौन सा टॉपिक रहने वाला है? इस इनसाइट का इस्तेमाल करके स्टडी प्लान को फाइन ट्यून किया जा सकता है और उन एरियाज पर फोकस किया जा सकता है जहां सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। नमस्कार, आज हम विश्लेषण करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 4 दिसंबर 2025 की तीसरी पाली के पेपर का। चलिए गहराई से समझते हैं कि सवाल कहां से आए और पेपर का पैटर्न असल में कैसा था। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स से, फिर विज्ञान के सवालों की परतें खोलेंगे, गणित पर एक नजर डालेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात, इस सबसे क्या सीखने को मिला उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। देखते हैं कि हाल फिलहाल की घटनाओं से कैसे सवाल बने। एक सवाल जो देखने को मिला वो था सैन्य अभ्यासों पर। पूछा गया कि नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण कहाँ हुआ था। और जानते हैं मजे की बात क्या है? ये सवाल पहले भी आ चुका है। सही जवाब है उलान बटार, मंगोलिया। पर असली खेल यहाँ जवाब में नहीं बल्कि इसके आसपास की जानकारी में है। ये भारत और मंगोलिया के बीच एक जॉइंट एक्सरसाइज थी जिसका मकसद था काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग। परीक्षा में अक्सर इन्हीं एक्स्ट्रा फैक्ट से सवाल बन जाते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी नियुक्तियों पर भी काफी जोर था। खास तौर पर सितंबर 2025 में IRDAI के नए चेयरमैन कौन बने, ये पूछा गया। इससे ये साफ होता है कि बड़े पदों पर कौन आ जा रहा है, इस पर नजर रखना कितना जरूरी है। तो नए चेयरमैन हैं अजय सेठ। और देखिए तैयारी कितनी गहरी होनी चाहिए। सवाल सिर्फ नाम तक नहीं रुकता, ये जानना भी जरूरी था कि उन्होंने किसकी जगह ली और इससे पहले वो किस पद पर थे। सरकारी योजनाओं से भी एक बहुत जरूरी सवाल आया। भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली नाम से एक पहल शुरू की थी और उसी के बारे में पूछा गया। अच्छा, एक और हॉट टॉपिक है लॉरियस अवार्ड्स। इससे सवाल बार बार बन रहे हैं। इस बार पूछा गया था कमबैक ऑफ द ईयर के बारे में जो रेबेका एंड्रेड को मिला। आगे की तैयारी के लिए इस टेबल में दिए गए बाकी नाम भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब करंट अफेयर्स से आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं साइंस का। यहाँ पर थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का एक बहुत बढ़िया मिक्स देखने को मिला। फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल देखिए। सवाल था कि 8 ओम के एक रेजिस्टर पर कितना वोल्टेज लगाया जाए कि वो 1 सेकंड में 200 जूल एनर्जी पैदा करे। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो मेन फॉर्मूला चाहिए वो है P=V²/R। ये पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को जोड़ता है। और हाँ, ये भी याद रखना है कि एनर्जी होती है पावर गुणा टाइम। तो स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले पावर निकाली जो आई 200 वॉट। फिर बस फॉर्मूले को थोड़ा घुमाकर वैल्यूज रखी। V² बराबर आया 1600 और इसका स्क्वायर रूट हुआ 40, तो जवाब है 40 वोल्ट्स। है ना सिंपल। एक और न्यूमेरिकल था और ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर था, न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर।
सवाल था कि अगर 0.02 किलो की किसी चीज पर 600 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो एक्सेलरेशन कितना होगा। इसके लिए तो बस एक ही जादुई फॉर्मूला है, F = ma, मतलब फोर्स बराबर मास गुणा एक्सेलरेशन। फिजिक्स की नींव है ये। इसमें भी बस फॉर्मूले को थोड़ा सा बदलना है, A = F/m, और फिर वैल्यू डाल देनी है। कैलकुलेट करने पर जवाब मिलता है 30,000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केमिस्ट्री से भी एक बड़ा मजेदार सवाल था, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के बीच क्या रिश्ता है। देखिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 तो सेम है, पर स्ट्रक्चर में फर्क है, और बस इसी को तो आइसोमर्स कहते हैं। सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही नहीं, और भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स पूछे गए थे, जैसे कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, या फिर सिक्के वाला वो ट्रिक जड़त्व के किस नियम को दिखाता है, और ये भी कि मोमबत्ती का जलना फिजिकल चेंज है या केमिकल। ये सब दिखाता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितने जरूरी हैं। चलिए अब जरा मैथ्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हालांकि हमारे पास इनके पूरे सॉल्यूशंस तो नहीं है, लेकिन ये पता है कि सवाल किस तरह के थे। तो मैथ्स में जो सवाल आए वो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, परसेंटेज, उम्र वाले सवाल और स्टैटिस्टिक्स से थे। मतलब बेसिक अरिथमेटिक पर अच्छी कमांड होना बहुत जरूरी है। तो भाई, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? क्या है वो जरूरी बातें जो हमें पता चली? देखिए, पैटर्न बिल्कुल साफ है। 1, सवाल रिपीट हो रहे हैं। 2, सिर्फ जवाब नहीं, उसके आसपास की एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बहुत जरूरी हैं। और 3, F = ma जैसे फिजिक्स के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो तो एकदम पक्के होने चाहिए। तो ये पूरा विश्लेषण सिर्फ एक रिव्यू नहीं है, बल्कि आगे की तैयारी का एक नक्शा है। अब असली सवाल ये उठता है कि इस पूरी जानकारी का इस्तेमाल करके तैयारी की सबसे असरदार स्ट्रेटजी क्या बनाई जा सकती है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।